सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू कहीं से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। कितनी छोटी सी बात है दोस्तों, लेकिन बहुत गहरी बात है। जो सपने आपने देखे हैं वो ऐसे ही पूरे नहीं होंगे। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, और मेहनत कल से नहीं आज से करनी होगी। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मेहनत करते रहिए, आपको निश्चय सफलता मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ओम प्रकाश रेगर, और आज हम करेंगे आरआरसी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर में पूछा गया 5वां पेपर। इससे पहले हमने 4 पेपर को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर देखें। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना किसी देर के आज शुरू करते हैं हमारे 5वें पेपर का पहला क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि सवाल यही आने हैं। वैल्यू चेंज हो सकती है पर कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर इसीलिए ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं, ज़्यादा हमें प्रैक्टिस के लिए कहे जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से बेस पे ही आते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। पहला सवाल है, एक शर्ट का अंकित मूल्य 1600 रुपये था। दिवाली उत्सव ऑफर में इस पर 10% की छूट दी जाती है। शर्ट का विक्रय मूल्य क्या होगा? हमें कहा गया है कि एक शर्ट का मूल्य कितना है? 1600 रुपये। कितना है? 1600 रुपये है। लेकिन दिवाली उत्सव पर इस पर कितने प्रतिशत की छूट है? 10% की छूट है। तो हमें शर्ट का विक्रय मूल्य निकालना है। देखो, 1600 रुपये है, उस पर 10% की छूट है, यानी वह 10% कम हमें बेचेगा। 10% डिस्काउंट देके हमें बेचेगा। 1600 का 10% कितना होता है? अगर आपको 1600 का 10% निकालना है तो ये जो लास्ट में 1 जीरो है उससे पहले क्या करो, लास्ट की 1 डिजिट से पहले एक पॉइंट लगा दो, यानी 160 रुपये। 160 रुपये की वह हमें डिस्काउंट देगा। 1600 का 10% होता है 160। 160 रुपये का हमें डिस्काउंट देगा, यानी हमें कितने रुपये में बेचेगा वह? 1600 में से 160 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 1440। 1440 रुपये हो जाएगा क्या? कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इस सवाल में। 1440 रुपये मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी वह 1600 रुपये की शर्ट है, 1440 में हमें वह देगा। ठीक है यहाँ तक? अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि बिंदुओं -1 और 0 और दूसरा है 2 और 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:1 में अनुपात में आंतरिक विभाजित करने वाला बिंदु बताना है हमें। देखो, ये एक बिंदु है, ठीक है। यहाँ है ए, इसके निर्देशांक कितने दे रखा है? -1 और 0। -1 और 0, और इधर कितना दे रखा है? 2 और 6। 2 और 6, और मान लिया एक पॉइंट यहाँ है, बिंदु है यहाँ, जो इसे 2:1 में विभाजित करता है। हमें इस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। इस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। कैसे बताएंगे? जब भी दो बिंदुओं को या किसी भी रेखा के दो बिंदुओं को विभाजित करने वाला बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला आपको याद है क्या? वह फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये मान लिया m है और ये n है, जो m/n में विभाजित करता है, तो इसका फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m+n। यह तो होता है x के निर्देशांक निकालने का। और y के निर्देशांक कैसे निकलता है? my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m+n। क्या आपको ये पता है क्या? x और y के निर्देशांक निकालने का ये फॉर्मूला होता है। यहाँ हमारे पास सारी वैल्यू दी गई है, इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे और हमारे जो पॉइंट है, एक बिंदु है, उसके निर्देशांक निकाल देंगे। देखो, m का मतलब है 2, m का मान 2 दे रखा है। पहले मैं x का निर्देशांक निकाल रहा हूँ, तो 2। x2 का मान कितना है? देखो, ये पहला वाला x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। x2 का मान कितना है? 2। ये 2 कितना आ गया? 2 प्लस n का मान है 1, और x1 का मान कितना है? ये -1 डिवाइड बाई
m+n कितना है 2 और 1 3, 2 और 1 3, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर देखो 2 और 2 4, 4 और 1 और 1 -1, 4 में से 1 गया 3 और 3 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1। एक्स का निर्देशांक कितना आ गया 1 आ गया, 1 आ गया क्या एक्स का निर्देशांक। इसी प्रकार हम वाई का निर्देशांक निकालेंगे। एक्स का निर्देशांक 1 आ गया, वाई का देखो m की जगह हमने 2 पुट किया, y2 कितना है इधर 6 प्लस n1 कितना है n है 1 और y1 कितना है y1 है 0 और डिवाइड बाई m+n कितना है 2 और 1 3, 2 और 1 3। इसको सोल्व करेंगे ये 0 हो जाएगा मेरा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 में 3 का भाग देंगे तो 4, तो y का निर्देशांक आ गया 4। तो देखो x का आया 1 और y का 4, तो ऑप्शन नंबर 2 को देखो आप, x का 1 है y का 4 है, तो यही मेरा सही आंसर है। ठीक है, वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है और इसको सोल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड सवाल आया है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, हर शिफ्ट में जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं आरआरसी ग्रुप डी के, हर शिफ्ट में एचसीएफ और एलसीएम से सवाल पूछे गए हैं, यानी इस बार भी इससे सवाल पूछने के चांसेस है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना। 16, 48 और 104 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। देखो संख्या कौन कौन सी है, 16, 48 और 104। ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसका एचसीएफ। सबसे पहले जो हमारी संख्या दे रखी है इनके हम गुणनखंड करेंगे। 16 को गुणनखंड में कैसे बांटेंगे, देखो 16 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 16 के गुणनखंड हो गए। 48 के गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, यही आएगा। इसी प्रकार 104 का भी हम कैसे करेंगे, पहले 2 से देंगे 2, फिर 2 2 और फिर 2, कितने हो गए, 2 से दिया 52, फिर 2 दिया 26, 2 दिया फिर 13, यह आ जाएगा 13। यह आ गया मेरा 104 का। ठीक है, गुणनखंड कर लिया। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन है उसको निकालेंगे। देखो इसमें 2 कितनी बार आया है, 3 बार, इसमें कितनी बार आया है, 4 बार, इसमें 4 बार, तो कॉमन कितनी बार है, 3 बार वाला, 3 बार कॉमन है क्या। ठीक है, इसमें 13 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी 13 को नहीं लेंगे। इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब और कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये जो कॉमन आया है इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 हमारा एचसीएफ हो जाएगा, 8 हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8, ये 8 हमारा एचसीएफ है। एचसीएफ फाइंड करना आ गया आपको। सबसे पहले गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के बाद में अगर एचसीएफ निकालना है तो जो कॉमन है वो देख लो, हाईएस्ट कॉमन देखना है हमें और हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए 2 से 3 सवाल सिंप्लीफिकेशन के आने ही आने हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 दूनी 6 1 7, 7 डिवाइड बाई 3, फिर है माइनस, क्या है माइनस। ठीक है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको किया, 2 में से 3 कैंसिल जाएगा तो माइनस का 1, माइनस 1 और प्लस 5 बाहर है तो कितना हो गया 4, 4 आ गया, और ब्रैकेट को ओपन करते ही माइनस का 4, क्योंकि बाहर माइनस का है। यहाँ तक मेरा सॉल्व हो गया, ये इसको मैंने लिख लिया। फिर है प्लस, अब ये है उसको लिख देते हैं, 3 दूनी 6 1 7 बटा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। मेरा एलसीएम आ जाएगा 6, इधर क्या आ जाएगा, 3 का भाग 6 में दूंगा तो 2 बार, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 14, माइनस यहाँ आ जाएगा 24, प्लस, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 का भाग 6 में दूंगा 3 बार, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 21। इसको सॉल्व करते हैं।
देखो 24 में से 21 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, माइनस का 3, और 14 में से 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, और डिवाइड बाय कितना है 6, तो 11/6 मेरा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आसान सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करते समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा है। माइनस प्लस का आपको खास ध्यान रखना है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि अंक 3, 5, 7 से 2 अंकों वाली कितनी संभव संख्या बनाई जा सकती है? अंकों का दोहराव की अनुमति है। देखो हमें संख्या दे रखी है 3, 5 और 7। 3, 5, 7 हमें संख्या दे रखी है। अब इनसे हमें 2 अंक वाली संख्या बनानी है, तो कितनी संख्या बन सकती है? देखो जब भी अंकों की दोहराव की अनुमति हो, यानी अंक रिपीट हो सकते हैं, तो उसको कैसे निकाला जाता है? कितनी संख्या है हमारी? 3। कितनी संख्या है? 3। 3 संख्या है, ये जैसे 3 संख्या है तो वो 3 के साथ पेयर बनाएगी, यानी 9 मेरे पेयर बनेंगे, 9 संख्या ही बन जाएगी, संभव संख्या 9 है। अब कौन कौन सी है मैं बना के बताता हूँ। जैसे मैं पहले 3 से बनाता हूँ, तो 3 से क्या बन सकता है? एक 33 बन सकता है, ठीक है। एक बन सकता है 35, एक बन सकता है 37। मेरे 3 से कितना बना? 3 संख्या बन गई। इस 3 से कितनी संख्या? 3 बन गई। इसी प्रकार 5 से भी 3 बनेगी। कैसे? एक 55, एक 53 और एक 57। 5 से भी 3 बन गई, और 7 से भी 3 बनेगी। कौन कौन सी? 77, 73 और 75। तो कितनी संख्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 संख्या मेरी बन गई। तो कितनी संख्या बन सकती है? 9 संख्या। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट हो जाएगा। हमें यही बताना है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं बन सकती है, तो 9 संख्याएं बन सकती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है? समीकरण 14x प्लस 8y प्लस 5 बराबर 0, यह हमें एक समीकरण दे रखी है। और दूसरी क्या है? 21x माइनस KY माइनस 7 इजिकल टू 0 का कोई हल नहीं है, तब k का मान बताना है। हमें एक कंडीशन दी गई है कि कोई हल नहीं है और k का मान बताना है। देखो जब भी दो इक्वेशन दी जाए और उसका हमें कहा जाए कि इसका कोई हल नहीं है, यानी इसका कोई हल नहीं है, यानी इसका क्या होता है? m1 बराबर m2 होता है। अब ये m1 और m2 क्या चीज़ है? m1 और m2 क्या चीज़ है? देखो आपने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन देखी होगी, कौन सी? y इज इक्वल टू होता है mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, जहाँ पे m होता है उस इक्वेशन की ढाल कहलाती है। क्या कहलाती है? ढाल। अब ये m का मान कैसे निकलेगा? देखो पहली वाली इक्वेशन को, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। पहली वाली इक्वेशन को देखना। अब मैं m1 और m2 का मान निकालूंगा। पहली वाली इक्वेशन है 14x प्लस 8y प्लस 5। यहाँ से मैं y को अलग करता हूँ तो y का मान क्या आ जाएगा? पहली वाली इक्वेशन से माइनस का 14x माइनस 5 और डिवाइडेड बाई 8 दोनों तरफ हो जाएगा, क्योंकि y को मैंने अलग कर लिया। ये पहली वाली इक्वेशन है, ध्यान से देखना। इस इक्वेशन से मैंने लिखा है, लिख दिया इसको। मैंने y को अलग किया, बाकी संख्या को उधर भेज दिया, और जो y के साथ 8 था उसको मैंने डिवाइड में कर दिया, ठीक है, लिख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन से भी देखो, ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको भी हम y को अलग करते हैं इसमें भी, तो y का मान क्या आ जाएगा? यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा? 21x माइनस 7, ठीक है, और फिर k है तो k का मैंने डिवाइड कर दिया, ये k और इधर भी k। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अभी तक मैंने क्या किया? जो दो इक्वेशन दी गई थी उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदल दिया, स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदल दिया। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं, यहाँ से कंपेयर करना। देखो जो m कहाँ है? m है x के साथ, m कहाँ है? x के साथ, यानी जो भी x के साथ होगा वह m कहलाएगा। तो पहली वाली इक्वेशन में देखो m1 का मान कितना हो जाएगा? पहली वाली इक्वेशन में m1 का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 14/8, माइनस का 14/8 हो जाएगा क्या m1 का मान। और इसी प्रकार m2 का मान कितना हो जाएगा? दूसरी वाली इक्वेशन से देखो, जो x के साथ है 21/k,
21/k। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है क्या? m क्या बताया मैंने, ये होती है इक्वेशन की ढाल, ठीक है। m1 और m2 दोनों निकल गए और हमें एक कंडीशन दी गई थी कि दोनों का कोई भी हल नहीं है। जब दोनों इक्वेशन का कोई हल नहीं होता तो m1 बराबर m2 होता है। तो मैं क्या करता हूँ, m1 और m2 को बराबर कर देता हूँ। m1 का मान कितना है, 14/8, 14/8 इज इक्वल टू 21/k। m2 का मान है ये। अब हमें k का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे? देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसको 7 से काटा 2 बार, 7 से काटा 2 बार, और इसको 7 से काटा 3 बार। इस 2 को इस 8 से काटा कितनी बार, 4 बार। और k का मान कितना आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो k का मान कितना आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। और ध्यान देना ये जो साइन है वो नेगेटिव का साइन साथ में चल रहा है, तो -12 मेरा k का मान आ जाएगा। -12 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 -12। हमें इस चिन्ह का भी साथ ध्यान रखना है क्योंकि ऑप्शन में 12 भी दे रखा है। हम जल्दबाजी में क्या करेंगे, 12 वाले को टिक कर देंगे। हमारा आंसर आया 12 और हमने ऑप्शन नंबर 1 पे टिक कर दिया और बाहर आके बोले हमारा इतने सवाल सही हो गए, जबकि देखो माइनस के कारण आपका सवाल गलत हो सकता है। इसलिए चिन्हों का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक कोई इस सवाल में दिक्कत हो तो बताना। आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि त्रिभुज ABC में क्रमशः AB और AC पर बिंदु D और E इस प्रकार है कि DE BC के समांतर है। यदि AD का मान 1 है और DB का मान 3 सेंटीमीटर है तो एरिया ADE और एरिया ABC का मान क्या होगा? ज्योमेट्री का सवाल है। ज्योमेट्री का जब भी आपको सवाल सामने सॉल्व करने को मिले तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाना। इसका हम डायग्राम बनाते हैं। हमें क्या दे रखा है कि एक त्रिभुज दे रखा है ABC। क्या दे रखा है, ये त्रिभुज है A, इसके निर्देशांक है ABC, ठीक है। ये हमने त्रिभुज बना लिया। उसके बाद में क्या बोला है, AB और AC पर D और E इस प्रकार है कि DE BC के समांतर है। यानी AB पे तो है मेरा D पॉइंट और AC पर है मेरा E पॉइंट, AC पे है मेरा E पॉइंट, और ये जो DE है ये BC के समांतर है। ये जो DE है ये क्या है, BC के समांतर है। ये दोनों रेखा समांतर है। और हमें दे रखा है AD का मान 1 है, DB का मान 3 है, ठीक है। और पूछा क्या है, ADE का क्षेत्रफल और ABC का क्षेत्रफल का अनुपात। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ADE कौन सा हो गया, ये नहीं हो गया क्या ADE? इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसकी भुजा कितनी है, एक भुजा है, ठीक है। और क्षेत्रफल होता है स्क्वायर्स, इसका स्क्वायर आ गया। दूसरी है ABC कौन सी भुजा है, ABC कौन सा ट्राइंगल हो गया, ABC, ये बड़ा वाला। और बड़े वाले की भुजा कौन सी है, 1 और 3 कितनी हो गई, 4, तो 4 का स्क्वायर। एरिया निकालना हो, जब भी एरिया निकालना हो तो भुजा का स्क्वायर ही होता है। 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। तो 1:16 मेरा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा, 1:16, ठीक है। पॉइंटों का ध्यान रखना है, जो हमें दिया गया है उसको डायग्राम ड्रॉ करते समय एकदम बढ़िया तरीके से लगाना है। अगर हमने डायग्राम अच्छे से बना लिया तो हमारा सवाल गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट भी पता होने ज़रूरी है। अगला सवाल देखो, स्थिर पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर पर घंटा है। स्थिर पानी में नाव की गति 20 किलोमीटर पर घंटा है। यदि नाव धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटों में तय करती है तब धारा की गति बताओ। अब ध्यान से देखना, जब भी नाव पानी के अंदर चलती है तो दो कंडीशन होती है। एक तो वह धारा की दिशा में जा रही हो और दूसरी वह धारा के ऑपोजिट जा रही हो, धारा के विपरीत दिशा में। जब नाव धारा की दिशा में जाती है तो उसकी चाल कम हो जाती है, और जब नाव धारा की दिशा में जाती है तो उनकी चाल बढ़ जाती है, और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो उसकी चाल कम हो जाती है, क्योंकि धारा है उस नाव को धकेलती है, उसके पीछा धक्का देती है, उनकी चाल कम कर देती है जब विपरीत दिशा में जाती है। ट्रेन के केस में ये उल्टा होता है। ट्रेन में जब दो ट्रेन समान दिशा में जाती है तो उनकी चाल कम होती है,
और विपरीत दिशा में जाती है तो उनकी चाल ज़्यादा हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, नाव की गति 20 किलोमीटर है। मान लिया नाव की गति को मैंने x माना है और इसकी चाल कितनी दे रखी है, 20 किलोमीटर पर घंटा, 20 किलोमीटर पर घंटा। नाव धारा के प्रतिकूल जा रही है, प्रतिकूल जा रही है और 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में। देखो प्रतिकूल जा रही है तो क्या होगा, मेरी चाल है वो कम हो जाएगी, x माइनस वाई। एक्स है मेरी किसकी, नाव की चाल, और y है धारा की चाल, तो दोनों कम हो जाएगी। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है 20 और समय कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 5। देखो x का मान 20 है और दोनों का अंतर 5 है, तो y का मान क्या हो सकता है, तो y का मान मेरा 15 नहीं होगा क्या, क्योंकि x का मान 20 है, 20 में से मैं 15 कम करूंगा तभी तो 5 आएगा। तो मेरा x का दे रखा था, y का पूछा है, यानी मेरा धारा की गति पूछी है, तो धारा की गति आ गई 15 किलोमीटर पर घंटा। 15 किलोमीटर पर घंटा मेरा इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, आसान सा सवाल है, अच्छे से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल टाइम एंड वर्क का है। टाइम एंड वर्क से भी सवाल काफ़ी आते हैं। 4 कुशल मजदूर 8 दिनों में एक तालाब खोद सकते हैं, जबकि 8 अकुशल मजदूर इसे खोदने में 12 दिन लेते हैं। ऐसा तालाब खोदने में 3 कुशल और 15 अकुशल मजदूरों को कितने दिन लगेंगे। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। पहले हमें बताया है कि 4 कुशल, कुशल को मैं के मान लेता हूँ, 4 कुशल मजदूर 8 दिन में 8 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। ठीक है, और हमें क्या बताया है, उसी काम को 8 अकुशल, अकुशल को मैं ए मान रहा हूँ, 8 अकुशल मजदूर 12 दिन में खोद लेते हैं। काम समान कर रहे हैं, यहाँ तो 4 कुशल मजदूर 8 दिन में कर रहे हैं और वहाँ 8 अकुशल 12 दिन में कर रहे हैं। मेरा कुशल और अकुशल का अनुपात आ जाएगा यहाँ से कितना, देखो 8 से मेरा 8 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ 8 8 है कैंसिल। 4 को मैं इधर काटूंगा तो कितना आ जाएगा 3। तो कुशल की तो इफिशियंसी आ गई 3 और जो अकुशल है उसकी इफिशियंसी आ गई 1, क्योंकि इधर 1 बचा उधर 3 बचा। 3 और 1 मेरी क्या आ गई, इनकी इफिशियंसी आ गई। अब हम क्या करेंगे, कुल काम निकालेंगे। कुल काम कैसे निकालेंगे, ये जो इक्वेशन इधर बनी है या इधर बनी है, किसी भी तरफ हम के का या फिर ए का मान रख देंगे। मान लो मैंने इधर रखा तो पहला 4 है, के का मान कितना है 3 है, इधर कुशल का मान और 8 है, ये मेरा टोटल काम आ गया। अब इस टोटल काम को करना क्या है, 3 कुशल और 15 अकुशल मजदूरों को कितने दिन में करना है, यह हमें निकालना है। तो ध्यान देखो ये कितना काम है, इसको करना है 3 कुशल, 3 कुशल, कुशल की इफिशियंसी कितनी है 3, तो 3 कुशल प्लस 15 अकुशल 15 और अकुशल की इफिशियंसी 1 है, तो 9 और प्लस 15 कितने हो गए, 9 और 15 हो गए कितने, 24 हो गए क्या, तो 24, इसका भाग दे देंगे। यहाँ से देखो मैं 8 और 3 24, ये 24 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा 4 दिन। तो 4 दिन इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, कितना 4 दिन। ठीक है यहाँ तक। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि 18 वर्ष पहले साइरस की आयु निखिल की आयु की 2.5 गुना थी। देखो यहाँ है साइरस और एक है निखिल। ठीक है, साइरस और निखिल दो व्यक्ति है। साइरस की आयु निखिल की आयु की 2.5 गुना है। 2.5 गुना का मतलब होता है 5/2, यानी साइरस की आयु अगर 5 है तो निखिल की आयु कितनी है, 2 है। साइरस की आयु 5 है तो निखिल की आयु 2 है। ये 18 वर्ष पहले की बात हो रही है। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का योग 92 है, तो निखिल की वर्तमान आयु क्या है, उनकी वर्तमान आयु का योग 92 है। ठीक है, देखो अगर ये 18 वर्ष पहले की बात है, 18 वर्ष पहले की, तो आज की बात करें, अगर वर्तमान की बात करें तो इनकी एज क्या हो जाएगी। अगर मैं आज की देखूं तो ये क्या हो जाएगा 5x, अगर मैं इसको x मान लूँ और इसको भी x मान लूँ तो ये 5x और 2x हो गया, तो 5x प्लस 18 इसकी वर्तमान आयु। साइरस की वर्तमान आयु आ जाएगी 5x प्लस 18 और निखिल की वर्तमान आयु क्या आ जाएगी 2x प्लस 18, दोनों में 18 18 ऐड हो गई और इनकी आयु का योग कितना दे रखा है 92, 92 दे रखा है। 5x और 2x का मान कितना हो गया 7x, कितना आ गया 7x। ठीक है, 7x आ गया और 18 18 36,
ये 92 में से उधर जाएंगे तो माइनस के 36 हो जाएगा। 12 में से 6 गया 6 कैरियर, 10 में से 8 में से 3 गया 5, 56 मेरा शेष बचा। 92 में से मैंने 36 को घटा दिया। 7x का मान 56 आ गया, x का मान कितना आ जाएगा 8, x का मान 8 आ गया। अब पूछा क्या निखिल की वर्तमान आयु, तो निखिल की आयु पहले कितनी है 8 आया है x का मान, यहाँ पे हम x का मान रखेंगे तो 8 दूनी 16। ये 16 वर्ष तो कब की है 18 वर्ष पहले की। आज की वर्तमान की निकालनी है तो इसमें 18 हम ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 18 और 16 को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएगा 34। 34 वर्ष का निखिल है। निखिल कितने वर्ष का है 34 वर्ष का। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो मेरा सही हो जाएगा 34 वर्ष। ठीक है, समझ में आया आपको। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 92 है उसमें से आप दोनों की 18 और 18 को कम करते तो 18 और 18 कम करके आपका आता मेरा 56 आता, और फिर 7 यहाँ 5 और 2 का रेशियो 5 और 2 7 है, 7 का वैल्यू 56 है, 1 की वैल्यू 8 आती, और वैसे भी आप निकाल सकते थे। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि P का मान दे रखा है 3/5 और 2/7 का योग, यानी P का मान कितना दे रखा है 3/5 प्लस 2/7, ये P का मान है। ठीक है, ये प्लस है। और Q का मान कितना दे रखा है, Q का मान दे रखा है 15/31। 15/31 हमें निकालना क्या है P मल्टीप्लाई Q निकालना है। तो पहले मैं इसको P को सोल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो नीचे आ जाएगा 7 को और 5 कैल्शियम 35, और ऊपर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 5 को 7 से काटूंगा तो 5 को 35 में काटूंगा 7 बार, 7 और 3 21 प्लस 7 5 5 दूनी 10, यह आ जाएगा। उसको और ऊपर सोल्व किया तो 31/35, ये मेरा P का मान आ गया 31/35। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। P का मान है 31/35 और Q का मान कितना है 15/31। अब 31 से 31 कैंसिल हो जाएगा, दोनों ऊपर नीचे में 5 से काट देता हूँ तो ये कटेगा 3 बार और नीचे कटेगा 7 बार, तो 3/7 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है 3/7 करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ तक आसान सवाल था। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है 0.3 डिवाइडेड बाई 1000 किसके बराबर है। हमें क्या दे रखा है 0.3 डिवाइड बाई 1000 1000। अब देखो ऊपर पॉइंट है, उस पॉइंट को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, मैंने पॉइंट हटाया और नीचे क्या कर दिया 1 0 ऐड कर दिया, नीचे 4 0 ऐड हो गया। अब ऑप्शन को देखो तो ऊपर क्या है केवल 3 तो आ रहा है, और जो ये जो नीचे 10,000 है इसको ऊपर लेके चला गया। ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10, 10 की पावर कितनी है 4, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी तो माइनस का 4, ये मेरा सही आंसर है। 3 गुणा 10 की पावर -4, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही हो जाएगा। आसान सवाल है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है टेन थीटा का मान 4/3 है तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान बताना है। ध्यान से देखना, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल है। यहाँ पे मुझे टेन थीटा का मान दे रखा है, ये मान लिया थीटा है। टेन थीटा का मतलब क्या होता है, देखो टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अगर मेरा थीटा ये है तो लंब ये है, लंब का मान मुझे 4 दे रखा है, आधार का मान कितना दे रखा है 3। अगर लंब 4 है आधार 3 है तो कर्ण कितना हो जाएगा 5। पाइथागोरस प्रमेय से हम 5 निकाल लेंगे, कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका मान निकालना है। साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 4 बटा कर्ण, कर्ण है 5 प्लस कोस थीटा, कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 3/5, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7/5। ये 7/5 मेरा इस सवाल का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट हो जाएगा 7/5। ठीक है, यहाँ तक। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, ये फिर सिंप्लीफिकेशन का सवाल आ गया है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो। सबसे पहला आ गया मेरा 63, एक मिनट, हाँ सबसे पहला है 63, 63 लिखा मैंने, फिर माइनस है
इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 4 को 8 और 2, ये क्या है, तीनों माइनस में है तो ये ऐड हो जाएंगे। 4 8 12 2 14, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 3 42, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा 42। ठीक है 42। फिर क्या है, डिवाइड, डिवाइड है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 और 5 कितने हो जाएंगे, 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7, 7 हो जाएगा। और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21, यानी 21 आ जाएगा। अब है ये मेरा 63, 63 माइनस 42 डिवाइड बाई 21, 21 का 42 में 2 भाग दूंगा तो 2 बार जाएगा, और 63 में से 2 कम करूंगा तो कितना जाएगा, 61। 61 मेरा इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला सवाल है कि नल ए एक खाली टंकी को 14 घंटों में भर सकता है और नल बी के साथ यह खाली टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, इसलिए नल बी अकेले खाली टंकी को कितने घंटे में भर सकती है। हमें बताया गया है कि एक नल ए है जो उसे कितने घंटे में, 14 घंटे में भर सकता है, कितने, 14 घंटे में, और नल बी के साथ यह 12 घंटे में भर सकता है, यानी ए प्लस बी अगर दोनों मिलके काम करे तो ये टंकी है वो 12 घंटे में भर जाएगी। अब सबसे पहले मैंने बताया ऐसा सवाल जब भी आपके सामने आए सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। 14 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 14 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 84। ठीक है 84 आ गया। ये जो एलसीएम आता है इसको हम टोटल वर्क मानते हैं, कुल काम मानते हैं। जब टोटल वर्क आ जाए उसके बाद में क्या निकालेंगे, हम इनकी इफिशियंसी निकालेंगे। 14 में 84 का 84 में 14 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितनी बार जाएगा, 6 बार, सॉरी 6 बार। ठीक है, और 12 का भाग देंगे 84 में तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। यह आगे मेरे इनकी इफिशियंसी। अब देखो ए की इफिशियंसी 6 है और ए और बी दोनों की इफिशियंसी 7 है, तो बी की अकेले की इफिशियंसी कितनी, 1 नहीं होगी क्या, बी की 1 हो जाएगी इफिशियंसी। अब इसने बताया है कि नल बी अकेले इस टंकी को कितने घंटे में भर देगा। टंकी कितने लीटर की है, 84 की, बी की इफिशियंसी कितनी है, 1, तो 84, इसको 84 ही घंटे नहीं लगेंगे, या 84 में 1 का भाग देंगे तो 84, तो 84 घंटे लगने वाले हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कहता है कि दिए गए संख्यात्मक समरूपता के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करें। हमें दे रखा है 35 7 और ये समानुपात दे रखा है 125 और इसका मान बताना है। कैसे निकालेंगे इसका मान, देखो आपको पता है ए बी सी और डी, जब ये ऐसा दिया गया हो तो हमेशा क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई बराबर होता है, यानी ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी। ये आपको पता है क्या। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे जो दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, इनका मल्टीप्लाई और जो इनका मल्टीप्लाई इक्वल होगा, यानी 35 मल्टीप्लाई एक्स, इसको मैंने एक्स मान लिया, इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 125। ठीक है, 7 को मैंने 35 में काटा 5 बार, 5 को 125 में काटूंगा तो 25 बार, तो x का मान कितना जाएगा, 25, तो 25 मेरा सही आंसर है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि 3 वर्ष के अंत में जतिन को कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि उसने 5,000 रुपये को ब्याज पर निवेश किया है। पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए 2% ब्याज की दर है। देखो 5,000 रुपये थे, 5,000 रुपये हैं। ठीक है, जतिन को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, मतलब इन 3 ब्याज दे रखा है, 4%, 3% और 2%। इन ब्याज को लगाने के बाद उसको कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। देखो पहले साल कितना प्रतिशत ब्याज लगा है, पहले साल कितना है, 4%, पहले साल 4% लगा है, 4% ब्याज लगा है। अगर मैं 5,000 का 4% निकालूं तो कितना आ जाएगा, 5,000 का 4% कितना होता है, 200, कितना होता है, 200। कैसे निकालोगे,
पहले इसका 1% निकालो। 1% आएगा 50 रुपये। 50 को 4 से मल्टीप्लाई किया 200। यह 200 रुपये 1 साल का ब्याज आ गया। जैसे ही 1 साल का ब्याज आया, मैंने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया 200 रुपये, इसमें ऐड कर दिया, तो राशि कितनी हो गई, 0 0 2 और 5, 5200 रुपये राशि हो गई। ये 1 साल का ख़त्म। दूसरे साल ब्याज की दर कितनी है, 3%। कितनी है, 3%। ठीक है, मैं क्या करूँगा, 5200 का 3% निकालूंगा। 5200 का 3% कैसे निकलेगा, 1% हुआ 52, 52 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 6 और 5 15, 156। ये अगले साल का ब्याज आ गया 156। मैंने इसमें भी ऐड कर दिया 156, तो कितना आ गया, 6 5 3 और 5, 5356 बन गया। 2 साल का ब्याज मेरा कंप्लीट हो गया। 2 साल के बाद तीसरे साल ब्याज की दर है 2%। कितनी है, 2%। अब मैं क्या करूँगा, इसका 2% निकालूंगा। तो 5356 का पहले 1% कितना आ गया, 53.56। यह तो आ गया 1%। 2% निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो। 1% कैसे निकालते हैं, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12, और कैरी आया 1, 6 5 को 2 से किया 10 और 1 11, कैरी आया 1, 3 दूनी 6 1 7 और 5 दूनी 10, 107.12। ये इसमें ऐड कर दूंगा 107.12, 107.12, तो कितना आ जाएगा, देखो 0.12। ये 0.12 तो आएगा ही आएगा। 7 और 6 13 का 3, कैरी आया 1, 5 और 1 6, 3 और 1 4 और 5, 5 4 6 3.12, यानी 5463.12, 5463। ऑप्शन नंबर 3 को देखो, 5463.12। ये 3 साल के बाद उसको ब्याज मिलाने के बाद में टोटल राशि प्राप्त होगी। ठीक है, इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है कि P और Q एक साथ काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q अकेले काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। देखो P प्लस Q दे रखा है। P प्लस Q कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। और Q अकेला कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। और पूछा है P अकेला कितने दिनों में काम को पूरा कर लेगा। मैंने क्या बताया, सबसे पहले ऐसा सवाल आए तो एलसीएम लेंगे। 6 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। यह टोटल वर्क आ गया। एलसीएम निकालने के बाद इनकी इफिशियंसी निकालेंगे। 30 में 6 का भाग देंगे 5 बार, 10 में या 30 में 10 का भाग देंगे 3। अब P और Q का 5 है, Q का 3 है, तो P की इफिशियंसी कितनी आ गई, 2। टोटल काम करना है 30, किसको, P को। P की इफिशियंसी 2 से करेगा तो 15 दिन नहीं लगेंगे उसको, P को 15 दिन लगेंगे। आसान सवाल है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है x की पावर 2/3, मैं सवाल लिख देता हूँ, x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2। इसको संतुष्ट करने वाले x के मानों का योग बताना है। जो इसको संतुष्ट कर रहे हैं, जो भी x के मान निकलेंगे उनका योग बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे है x की पावर 2/3 और ये x की पावर 1/3। अगर पावर होती केवल 2 और 1, इस तरीके से तो हम सॉल्व कर लेते, लेकिन बट्टा में आ रहा है 2/3 और 1/3, तो ये बट्टा वाली 3 को कैसे रिमूव करेंगे, दोनों तरफ मैं क्या कर देता हूँ, क्यूब कर देता हूँ। तो इसको कैसे लिखूंगा, x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3, इसका होल क्यूब कर देंगे, और इधर भी 2 का क्यूब कर देंगे तो 2 का क्यूब हो गया 8। दोनों तरफ होल क्यूब कर दिया। अब इसका होल क्यूब ओपन करते हैं, तो आपको पता है कि a प्लस बी, इसका होल क्यूब ओपन कैसे होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये आपको पता है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो सबसे पहले इसका क्यूब करेंगे, तो क्यूब से क्यूब ये कैंसिल हो जाए, होने के बाद केवल एक्स स्क्वायर बचेगा। इसी प्रकार इधर क्या बचेगा, केवल एक्स बचेगा। दूसरी संख्या का क्यूब करेंगे तो पहली संख्या का क्यूब, दूसरी संख्या का क्यूब, फिर 3, फिर दोनों का मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी घात जुड़ जाएगी। 2 और 1 3/3, एक ही आएगा, ये मेरा 3x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3। 3ab, 3 गुणा ए बी का मान आ गया x, और a प्लस बी का मान कितना है, ये a प्लस बी का मान 2, यह आ जाएगा 2 और इजिकल टू 8 है। मैंने वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर हुआ,
ये देखो 6x और एक ही x 7x हो गया क्या, 7x और ये -8 और इजिकल टू 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, यहाँ तक सॉल्व कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको और सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा x² प्लस 8x माइनस x और -8 इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने इस तरीके से लिख दिया। 8 में से एक कम किया तो 7x ही आने वाला है। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, x कॉमन लूँगा इन दो में से। तो यहाँ आएगा x आया और यहाँ पे आ गया 8। फिर माइनस यहाँ -1 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा x + 8। ठीक है, यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएगी, x की दो वैल्यू आ जाएगी। एक तो आ जाएगी -8 और दूसरी आ जाएगी -8 और 1। ठीक है, हमें इन दोनों का क्या निकालना है, योग बताना है, क्योंकि इसने पूछा ही है कि दोनों जो संख्या संतुष्ट कर रही है x के मानों का योग निकालो। माइनस और 8 1 का योग करेंगे तो -7। ये मेरा -7 इस सवाल का सही आंसर होगा, -7। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 देखो, -7, ये मेरा सही आंसर है। ठीक है, x के मान निकालना है, मान निकालने के बाद में उनका योग करना है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति 1975 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और इसे 12% के लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? देखो 1975 रुपये में उसने वस्तु खरीदी, 1975 में 12% के लाभ पे बेच दिया, यानी उसने 112 पे बेचा और डिवाइड बाई 100। इसको सोल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे, मैंने 25 से काटा तो यहाँ पे आएगा 4 बार, 25 चौको 100। ऊपर भी 25 को काटता हूँ इसको तो कितनी बार जाएगा, 25 को 197 में काटूंगा तो कितना जाएगा, 25 7 175, 25 7 175, कितना बच गया शेष, कितना 21 बच गया क्या, नहीं कितना बच गया, देखो 197 है, 97 में से 75 गया तो कितना बचा, 22 बचा और ये 5 225 आ गया। 25 नियम 225 होता है या, तो 9 बार। ठीक है, इतना आएगा। और इस 4 को मैं इसको 112 में काट दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 32, 8 चौक 32, 28 आएगा, 28। 79 को 28 से मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दो संख्या का मल्टीप्लाई, देखो पहली 8 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 9 × 72, 2 आया, कैरी आया 7। ठीक है, फिर 8 को इस 7 से मल्टीप्लाई करो, 8 × 7 = 56 और 9 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, 18। 56 और 18 कितने हो गए, 56 और 18, 56 और 10 हो गए 66 और 66 और 8 74 हो जाएगा क्या, 74। 74 और 7 कितने हो जाएंगे, 74 और 7 81, 81, 81 का आ गया 1, कैरी आ गया 8। और फिर बची हुई संख्या को मल्टीप्लाई करो, 2 को 7 से 14, 14 और 8 कितने हो गए 22, ये 22, ये मेरा मल्टीप्लाई हो गया 2212। 2212 ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना है 79 और 28 को, 2212 आएगा मेरा आंसर। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो। हाँ अब ठीक है। कंपनियों द्वारा पहियों के निर्माण की जानकारी दर्शाता है, यदि वर्ष 2017 के दौरान भारत में निर्मित पहियों की कुल संख्या कितनी है, 1,80,000 है, 1,80,000 कुल संख्या है, तब पहियों की कितनी इकाइयाँ कंपनी ई द्वारा निर्मित की जाती है, ये हमें बताना है कि ई द्वारा कितनी निर्मित की जाती है। अब इस डायग्राम को देखो, तो इसके अंदर ई कितना कर रहा है, 25%, तो 25% का मान ही निकालना है। 25% का मान मतलब 1/4, ये जितना दे रखा है इसका 1/4 निकाल दो, यही हमारा आंसर है। तो 4 का भाग दे देते हैं 1,80,000 में, तो 4 का दिया 4 बार 16, 2 और 0 20, यह जाएगा 45 और यह जाएगा 0 0, 45,000। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 45,000। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 को देखो, 45,000 मेरा सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखो।
अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है कि दो वृत्त बाह्यतः एक दूसरे को बिंदु x पर स्पर्श करते हैं तो PQ दोनों वृत्तों के लिए सामान्य और विशिष्ट स्पर्श रेखा है जो वृत्तों को बिंदु P और Q पर स्पर्श करती है। यदि वृत्तों की त्रिज्या कैपिटल R और स्मॉल r है तो PQ स्क्वायर का मान बताओ। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ कि क्या हमें दिया गया है। ये एक वृत्त है, ठीक है, और एक दूसरा वृत्त है ये दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर x पे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, और इनकी एक विशिष्ट स्पर्श रेखा है ये PQ। ये यहाँ पे P पे स्पर्श कर रहा है, ये Q पे। हमें इस PQ का होल स्क्वायर बताना है, PQ स्क्वायर बताना है, ठीक है। और क्या हमें दिया गया है, ये इसका केंद्र बिंदु है, इसकी त्रिज्या है कैपिटल R और इसकी त्रिज्या है स्मॉल r। कैसे निकलेगा? देखो मैं इसका डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। जब भी दो वृत्त बाहर से स्पर्श करे तो इनकी विशिष्ट स्पर्श रेखा PQ की लंबाई निकलती है, वो क्या निकलती है वो डायरेक्ट बताता हूँ मैं, वो होता है ट्वाइस ऑफ अंडर रूट आर आर, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट आर आर। इसका स्क्वायर बताना है हमें तो PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और अंडर रूट हट जाएगा तो 4RR। ये मेरा इस सवाल का सही आंसर है, ठीक है। जब भी दो वृत्त एक दूसरे को बाहर स्पर्श करे तो उनके विशिष्ट स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, PQ इज इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ अंडर रूट RR, ठीक है। इस तरीके से हमने जो पांचवा पेपर है उसको सॉल्व कर लिया है। इस तरीके से हमारे टोटल 5 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। इन 5 पेपरों की आप प्रैक्टिस करते रहें, आगे हम और भी पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अपने दोस्त जो भी RRC ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, धन्यवाद।